So in final accounts, they can ask you to give journal entries. So first journal entry which we'll practice is provision for discount on debtors. You can write along with me. Provision for discount on debtors. So any reserve, any provision is a liability having credit balance. ठीक है, उसका नेचर क्रेडिट बैलेंस होता है कि आपने पहले से प्रोविजन बना के रखा एंड प्रोविजन बनाने से आपका एक्सपेंस बढ़ता है. आपका एक्सपेंस बढ़ता है तो कोई भी एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है. इसलिए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जो भी अमाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू provision for discount on debtors. Okay, उसके बाद they can ask you give the entry for accounting closing stock. मतलब फाइनल अकाउंट्स तो बनाओ, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट तो बनाओ, जर्नल एंट्री भी दो. तो क्लोजिंग स्टॉक इज एन एसेट, राइट? और ट्रेडिंग में जाता है तो एंट्री एसेट को तुम क्या करोगे? डेबिट ही करोगे ना, तो करो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट एंड टू कहाँ गया? क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, टू ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री कैसे करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब अक्रूड एक्सपेंसेस. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एनी एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड इज योर लाइबिलिटी. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी होता है और लाइबिलिटी क्या करते हो तुम? क्रेडिट करते हो. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो क्रेडिट ही होगा, बट एक्सपेंसेस भले ही तुमने पे नहीं किए, वो इस साल का खर्चा तो था, तो एंट्री क्या होगी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट. बिकॉज हमारा अकाउंटिंग कैसा होता है? हमारा अकाउंटिंग होता है अक्रूवल बेसिस पे, कैश बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं होता है. मतलब तुमने पैसा दिया या नहीं दिया, तुम उस यदि इस साल की एक्सपेंस है तो इस साल का एक्सपेंस बना के उसको डेबिट तो करोगे ही. तो आप क्या करोगे? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ठीक है, मैं आपको सिखा रही हूँ कि जर्नल एंट्री आप कैसे पास करोगे. ओके, बिकॉज एग्जाम में दे कैन नॉट ओनली आस्क यू ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाओ, दे कैन आस्क यू इसकी जर्नल एंट्री भी करो. तो क्या चीज कैसे होता है जर्नल एंट्री, वो समझ में आना चाहिए और आपको मेरे साथ लिखना भी चाहिए. अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम. अब देखो बेसिक रूल, 11th स्टैंडर्ड का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो इनकम तो क्रेडिट ही होती है. अब अक्रूड इनकम का क्या मतलब है? जो इनकम ड्यू हो गई, तुमने मेहनत कर लिया है लेकिन अगली पार्टी ने तुमको पैसा नहीं दिया है, तो अक्रूड इनकम इज अगेन एसेट, दैट इज आई डिड नॉट रिसीव, ऑल्दो मैंने तो काम कर दिया. एसेट को हम डेबिट ही करते हैं. और वैसे भी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो इनकम को हम क्रेडिट ही करेंगे. तो इसकी एंट्री क्या होगी? अक्रूड इनकम विच इज योर एसेट बिकॉज यू वर्क बट अदर पार्टी स्टिल यू नो स्टिल हैव टू पे यू. सो इसकी एंट्री क्या होगी? अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट. ये अच्छे से आना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जीएसटी के साथ करे होंगे ये चीज. सो अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो इनकम को तो हम क्रेडिट ही करेंगे ना. सो टू इनकम अकाउंट. किसी
किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछ लो। 5th एंट्री। अब हम बात करेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसकी एंट्री क्या होगी? देखो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब मैंने अभी तक काम नहीं किया है और किसी ने मुझे पहले पैसा पकड़ा के गया है, ठीक है? तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अब मुझे काम करके देना पड़ेगा। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज ऑलवेज माय लायबिलिटी, कि कोई मुझे पहले पैसा पकड़ा गया और आई हैव टू स्टिल वर्क। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज माय लायबिलिटी। और जनरल में इनकम क्या होता है? क्रेडिट ही होता है। एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इनकम क्रेडिट होता है। लेकिन पहले पैसा मिल गया तो उतना उतना अमाउंट रिवर्स करो। तो इसका एंट्री क्या होगा? इनकम अकाउंट डेबिट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक इतना सा 5 एंट्री में किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो 1-2 मिनट में इसको अपने दिमाग में बिठाने की भी कोशिश करो कि एंट्री आया तो मुझे इसका क्या एंट्री करना है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। यदि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाने की एंट्री बोलते तो सेम होती, लाइक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, यदि प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री होती तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले पैसा पे कर दिया, ड्यू हुआ ही नहीं है, यू हैव पेड इन एडवांस। यदि तुमने पहले पैसा पे कर दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, दैट इज यू हैव नहीं, थोड़ा लास्ट वाला बाकी था मेरा, वो जरा एक बार वापस स्लाइड दिखाना है लास्ट वाला। अक्रूड इनकम के बाद दिया। इसमें पूछ रहा था कि हाँ ये बस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कर रहे हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस पहले मिल गया, तुमने अभी तक काम नहीं किया है, किसी ने तुम्हारा मतलब तुमको पहले पैसा ला के दे दिया है, तो अब तुमको काम करके देना पड़ेगा, तो दैट इज योर लायबिलिटी, राइट? तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्योंकि लायबिलिटी है, एसेट हमेशा डेबिट होता है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है, ड्रॉइंग डेबिट होता है। ये जनरल बेसिक रूल्स है ना। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बिकॉज इट इज योर लायबिलिटी, कि पहले पैसे ले चुके हो, काम करके देना पड़ेगा। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस सिंस इट इज लायबिलिटी, उसको डाला तुमने क्रेडिट में। एंड सेकेंड पॉइंट, वैसे तो कोई भी इनकम, इस साल की इनकम इस साल मिलेगी तो इनकम को तुम क्रेडिट ही करोगे, एक्सपेंस डेबिट होता है और इनकम क्रेडिट होता है। बट इन दिस केस पहले इस साल की है ही नहीं, वो नेक्स्ट ईयर की है, तो वो नेक्स्ट ईयर क्रेडिट होगी ना, पहले मिल गई तो क्या, तो उतने अमाउंट से उसको रिवर्स मार, डेबिट कर। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? हाँ मैम समझ गया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। दैट इज एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, तुमने पहले दे दिया उसको,
प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, पहले पे करना है एसर्ट है, you have paid in advance, expenses paid in advance is always assert, and outstanding expenses, that is expenses due but not paid, is always liability. तो prepaid expenses क्योंकि तुम्हारा assert होगा तो तुम एंट्री क्या करोगे, prepaid expenses assert है, prepaid expenses account debit, मेरे साथ लिखो, prepaid expenses account debit. जनरल में होता तो एक्सपेंसेस डेबिट होता है और इनकम क्रेडिट, लेकिन यहाँ तो ये पहले दे चुके हैं ना, तुम तो उतना से तुमको रिवर्स भी करना पड़ेगा. सो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, दिस विल बी योर प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री. नेक्स्ट डेप्रिसिएशन की एंट्री. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या करेंगे आप, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट जो भी अमाउंट है, और डेप्रिसिएशन लगाने से किस चीज का वैल्यू कम होता है, एसेट का वैल्यू कम होता है, तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट. ये कुछ बेसिक एंट्रीज थी जो मैं आपको बताना चाहती थी. अब यदि जीएसटी के साथ एंट्री करनी होगी तो कैसे एंट्री करोगे, वापस से बताती हूँ. इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, कुछ भी चीज हम बाय कर रहे हैं तो साथ में हम मान लो 100 रुपीज का कुछ सामान खरीदा और 18% जीएसटी है. देखो लॉजिक समझो, यदि 18% जीएसटी है सो इट इज, वो बोलेगा 18% जीएसटी. तुमको समझना है आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, आधा स्टेट गवर्नमेंट का होता है. तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दो होते हैं ना, तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा. पहली बात तुम समझो, यदि 18% है तो 9 काटना, 12% है तो 6 काटना. तो ये तो कॉमन सेंस है कि ये चीज तुमको करनी पड़ेगी, वो बोलेगा नहीं. वो सिर्फ क्वेश्चन में इतना बोल देगा जीएसटी इतना, या कभी यदि बोले 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, मतलब टोटल जीएसटी 12 है, तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे तुम समझो. अब कोई सामान खरीद रहे हो तो सिर्फ सामान का प्राइस तो नहीं दे रहे हो. मान लो 100 रुपीज का कोई सामान खरीदा है और 18% जीएसटी था, तो उसपे 9 तुमने सीजीएसटी दिया, 9 एसजीएसटी दिया, तो टोटल 18 हुआ. तुम जो बिल का पेमेंट करोगे वो कितना है, 118. एंड जो 9 और 9 तुम पेमेंट करके सामान ले रहे हो, दैट इज इनपुट जीएसटी. ओके, अब बात करते हैं आउटपुट जीएसटी. तो आउटपुट जीएसटी हम कैसे, जब तुम सामान बेच रहे हो तो जो बिल पे लगा रहे हो, मान लो 100 का, मान लो 200 का कोई सामान बेचा है, ठीक है, अगेन 18% जीएसटी. तो आउटपुट जीएसटी इसमें कितना होगा, 18. यदि 18% जीएसटी है तो 9% तुम्हारा सीजीएसटी हो जाएगा, 9% तुम्हारा एसजीएसटी हो जाएगा, तो 18. ठीक है. So whatever is this sum will be your total bill amount which you will collect from the customer. So my question is, rent. If the question says CGST and SGST is 6% each, that is यदि क्वेश्चन ने बोला GST, CGST and SGST 6% है और 6% है, and now you have to give the journal entry of outstanding rent. तो कैसे करोगे? आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब रेंट ड्यू बट नॉट पेड. यदि जीएसटी नहीं होता तो मुझे, एक बार मानते हैं कि इस क्वेश्चन में जीएसटी है ही नहीं, तो तुम मुझे बताओ सब आउटस्टैंडिंग रेंट की जर्नल एंट्री क्या होती. इतना मैं हेल्प करती हूँ कि आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है, लायबिलिटी को क्या करते हैं तुम सोचो. यदि प्रीपेड होता तो वो एसेट होता, एसेट को क्या करते हैं तुम सोचो. तो आउटस्टैंडिंग रेंट, मान लो कोई जीएसटी नहीं होता, तब एंट्री क्या होती,
रेंट account debit, ओके, रेंट अकाउंट डेबिट टू outstanding आउटस्टैंडिंग rent account credit. टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग रेंट है कितने का, क्वेश्चन में गिवन है आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000 और विद जीएसटी मुझे अब इसकी एंट्री करनी है, ठीक है। मतलब मुझे सिर्फ 20,000 रेंट ही नहीं देना है, मुझे उसमें जीएसटी भी तो पे करना है। तो टोटल अमाउंट जितना पे करना था जो नहीं पे कर पाई इंक्लूडिंग जीएसटी, वो मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट होगा ना। तो रेंट भले 20,000 से आप डेबिट कर रहे हैं, लेकिन इस पे जीएसटी भी तो मैं ही पे करूंगी, मेरे लिए कोई और थोड़ी ना पे करेगा। तो मेरी एंट्री क्या होगी, जब मुझे रेंट पे करना है, मुझे इनपुट जीएसटी मतलब जीएसटी भी पे करना है, तो वो मेरे लिए इनपुट जीएसटी हुआ। एक्सपेंसेस जब मैं पे करती हूँ तो साथ में जीएसटी भी पे करती हूँ, वो इनपुट जीएसटी है। जब मैं कोई चीज सेल करती हूँ, चाहे गुड सेल करूँ चाहे सर्विसेज सेल करूँ, तो लोगों से कलेक्ट करके जो जीएसटी मैं गवर्नमेंट को पे करती हूँ, वो क्या है, आउटपुट जीएसटी। तो यहाँ पे होगा रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, कौन सा, सीजीएसटी, और फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अब क्वेश्चन में 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी है, कैलकुलेट करो जरा सा, 20,000 का 6% कितना हुआ, 1200 हुआ। तो ये भी तो मैं ही पे करने वाली हूँ, मेरा तो खर्चा है ना ये, जैसे रेंट एक्सपेंस है वैसे ही जीएसटी भी मेरे तो एक्सपेंस है, मुझे पे करना पड़ेगा। तो 1200 मैं डेबिट करती हूँ, और एसजीएसटी भी मुझे ही पे करना है, तो 1200 भी मैं ही डेबिट करूंगी टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो अब टोटल कितना पे करूंगी, 20,000 प्लस 1200 प्लस 1200, दैट इज 20,000 प्लस 2,400, 22,400। This is the way I will be paying rent, not only 20,000 but tax also on it। और क्योंकि मैंने ये पे नहीं किया अभी तक, मेरी लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट, इसलिए आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट हुआ। ओके, यदि ये समझ में आया तो नेक्स्ट पे जाऊं। I'm erasing the board। अभी देखो, कमीशन अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 5,000, और विद जीएसटी एंट्री करनी है इसकी। कमीशन अक्रूड but not received during the year ₹5,000, and क्वेश्चन में दे दिया जीएसटी at the rate 12%। This is the question। कमीशन अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, ये मेरा एसेट है या मेरा लायबिलिटी है? मैं क्या अक्रूड मतलब रिसीवेबल है ना? हाँ, रिसीवेबल। अक्रूड का मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव्ड या रिसीवेबल, सब नाम याद रखना पड़ेगा, कैसे पूछेगा हमको क्या पता। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड या रिसीवेबल, वर्क डन बट नॉट रिसीव्ड, जो भी। तो कमीशन रिसीवेबल या अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 5,000, तो नहीं मिला है तो क्या मेरी इनकम नहीं हुई? इनकम तो हुई ना, और कौन सा मैं उससे लेना छोड़ दूंगी? यदि जीएसटी नहीं होता तो इसकी एंट्री क्या होती? अक्रूड कमीशन क्या होता है, मेरा एसेट होता है या लायबिलिटी, और कमीशन जो मेरी इनकम है वो एसेट होता है या लायबिलिटी। यदि ये समझता है तो एंट्री समझेगी। अक्रूड कमीशन, कमीशन
मैंने काम कर लिया पर मुझे मिला नहीं, एसेट है या लायबिलिटी? एसेट है ना, अभी तक काम तो कर दिया पर पैसे नहीं दिए, तो मांगना थोड़ी ना छोड़ूंगी, मैं तुमसे मांगती रहूंगी। और मैं किसी से मांग रही हूँ कि मैंने काम कर दिया, मुझे मेरा पैसा दे दो, तो वो मेरा एसेट ही है ना। आई एम आस्किंग, सो अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट ठीक है, मैं मांग रही हूँ जितना भी, बट सिर्फ कमीशन थोड़ी, मतलब और कमीशन मेरी इनकम है तो मैं वो भी डिमांड करूंगी। तो इनकम को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, टू कमीशन। सिर्फ कमीशन के पैसे मांगू, या हम अगली पार्टी से जब हमारी कोई भी इनकम होती है, देखो सेल्स करते हैं, दैट इज ऑल्सो रेवेन्यू जनरेटेड, वो हमारे पास आता है। अब कमीशन में अगली पार्टी से मांग रही हूँ, तो क्या मैं टैक्स मेरे जेब से भरूंगी? तुमने सर्विसेज ली है या तो मेरी कोई भी इनकम है तो मैं उस पर जीएसटी ऐड करूंगी, उस जीएसटी को हम आउटपुट जीएसटी कहते हैं। मैं वो नहीं पे करूंगी, मैं सामने कस्टमर या क्लाइंट से वो पैसा लूंगी और आगे गवर्नमेंट को पे कर दूंगी। तो मैं उस क्लाइंट को क्या बोल रही हूँ कि कमीशन कितना है, 5000, इतना ये कमीशन का पैसा दे प्लस जीएसटी का भी पैसा दे। सो जब भी सेल्स आता है तो आउटपुट जीएसटी आता है। जब भी कोई मैंने इनकम की है तो अगले पार्टी से मैं पैसा सिर्फ सर्विसेज का ही नहीं मांगूंगी, मैं उससे कमीशन, मतलब जैसे जो भी है वो जीएसटी भी साथ में ऐड करके बिल बनाऊंगी और उतना पैसा लूंगी उससे। सो मैं यहाँ पे बोलूंगी टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है ना। सिर्फ कमीशन का ही पैसा नहीं लेना है, जीएसटी का भी लेना है। 5000 का 6% 300 और इसका ये 300, तो अगले पार्टी से पैसा कितना मांगूंगी, 5600। यदि उसने मुझे दे दिया होता तो बैंक अकाउंट डेबिट करती, कैश अकाउंट डेबिट करती, दिया नहीं है इसलिए अक्रूड कमीशन मेरा एसेट है, तो डेबिट क्या करूंगी, 5600। बट एक बात याद रखना, ये वाला कमीशन इसी साल से रिलेट करता था, मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे जीएसटी साथ में इंक्लूड कर दिया। सेम वे यदि मैं रेंट पे कर रही हूँ, ठीक है, मान लो मैंने इस साल पे नहीं किया पर वो इसी साल का खर्चा था, इसलिए मैंने रेंट पेएबल, दैट इज ड्यू बट नॉट पेड, या आउटस्टैंडिंग रेंट, उसमें मैंने जीएसटी भी ऐड किया क्योंकि क्वेश्चन में था। लेकिन कोई अगले साल का खर्चा है, मतलब यू आर पेइंग इन एडवांस, कोई नेक्स्ट ईयर का है, तो उस पर नेक्स्ट ईयर जीएसटी लगेगा, तो उसका जीएसटी का एंट्री नहीं होगा। मैं करके बताती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, एंड क्वेश्चन में जीएसटी भी दिया हुआ है, सेम जीएसटी 12% भी दिया हुआ है। पर मैंने पहले पे कर दिया, ठीक है ना। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इसमें एसेट चिल्ड्रन, तो एसेट को तो डेबिट ही करना है ना। और फिर इंश्योरेंस प्रीमियम जो एक्सपेंस है इस साल हुआ ही नहीं था उसको क्रेडिट करना है, बट ये इस साल का खर्चा ही नहीं है। जब इस साल का खर्चा नहीं है तो जीएसटी कैसे? सो मेरा एंट्री प्लेन हो जाएगा, इसमें क्या एंट्री होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा एसेट होता है, तो मैं एंट्री करूंगी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम account debit to insurance premium। और सीधा अमाउंट डाल दूंगी, इस ईयर का खर्चा नहीं है, नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, तो नेक्स्ट ईयर टैक्स लगेगा, इस ईयर कैसे लग सकता है, ठीक है ना। तो वॉट एवर अमाउंट दे हैव गिवन इन क्वेश्चन जस्ट पुट इट। सो आपको बात समझ में आ रही है कि प्रीपेड एक्सपेंस के लिए
अगली साल जीएसटी लगाना, वो इस साल का एक्सपेंस था ही नहीं। अब यदि वो आपको बोलते हैं लॉस बाय फायर, ये अच्छा है, ये बहुत जर्नल एंट्रीज बहुत आती हैं एग्जाम में, बोलेंगे पूरा ट्रायल बैलेंस देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, P&L अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, पीछे ये जर्नल एंट्रीज भी करके दो, इसकी जर्नल एंट्रीज करके दो। तो यदि नहीं प्रैक्टिस किया तो एग्जाम में कैसे होगा, नहीं होगा फिर वो। अब क्वेश्चन है, गुड्स कॉस्टिंग 8,000 destroyed by fire, and insurance company admitted a claim of 5,000 only. मेरा नुकसान तो 8,000 का हुआ ना, तुमने 5,000 क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मेरा नुकसान तो पूरा गुड्स का 8,000 का हुआ है। और पॉइंट ये भी है ना, वो गुड्स के मुझे 8,000 में सिर्फ 8,000 में ही पड़े थे, मैंने तो जीएसटी पे किया ही होगा। एंड क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया है कि हर क्वेश्चन के लिए जीएसटी @12% है, तो मुझे वो गुड्स क्या सिर्फ 8,000 में पड़े, सिर्फ 8,000 में तो नहीं पड़े, जो मेरा नुकसान हुआ है वो 8,000 प्लस जीएसटी का हुआ है। लॉस बाय फायर, ये टोटल जो भी मेरा लॉस है, मान लो एक बार ये क्लेम की बात नहीं करें, 5,000 क्लेम की बात नहीं करो, तो है ना, मैं इसकी एंट्री कैसे करूंगी, जो लॉस है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और जब भी सामान गुड्स चलता है तो परचेज को क्रेडिट करते हैं टू परचेज, मतलब सामान जो जला वो 8,000 का था, बराबर है, लेकिन मुझे 8,000 से ज्यादा में पड़ा क्योंकि जीएसटी मैंने 12% भी तो भरा है ना, तो इसमें परचेज करते वक्त हमेशा इनपुट जीएसटी, सेल्स करते वक्त हमेशा आउटपुट जीएसटी, सो टू इनपुट सीजीएसटी, जीएसटी 12% तो इनपुट सीजीएसटी 6% है ना, टू इनपुट एसजीएसटी। इनपुट को क्रेडिट में आउटपुट है, तो जो मेरा गुड्स है, मैंने सिर्फ 8,000 का मुझे थोड़ी ना पड़ा था, मुझे तो 6% दोनों जीएसटी भी देना पड़ा था ना, तो मेरा लॉस कितना हुआ मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। मान लो कोई इंश्योरेंस क्लेम होगा तो लॉस कितना है, 8,000 का प्लस 6% से जीएसटी डालो, 480, तो मेरा जो लॉस है वो 8,960 का है, क्योंकि मैंने गुड्स बिना टैक्स पे किए नहीं लिए थे, टैक्स पे करके सामान खरीदा था। तो लॉस बाय फायर एक्सपेंस या लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 8,000 का सामान जिसमें जीएसटी भी तो पे किया था मैंने। अब पॉइंट है ये, अब इसको आगे लेके जाते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने 5,000 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है, तो बाकी सारा मेरा ही नुकसान है ना, इंश्योरेंस कंपनी से मुझे पैसा लेना है तो वो मेरा एसेट हो गया। तो जब भी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना होता है तुम बैलेंस शीट में एसेट में ही लिखते हो, तो तुम क्या लिखोगे, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख दो क्लेम, कितना क्लेम, वो सिर्फ 5,000 का ही क्लेम एक्सेप्ट कर रही है, तो ठीक है 5,000 तो मेरे को लेना है तुमसे, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी से, सो 5,000 तो मेरा एसेट हुआ, ठीक है, एसेट हुआ इसलिए मैंने डेबिट किया, लेकिन मेरा नुकसान 8,960 का था और तुम मुझे सिर्फ 5,000 क्लेम का दे रहे हो, तो मैं क्या करूंगी, ये लॉस बाय फायर जो डेबिट किया ना उसको क्रेडिट करती हूँ पूरा 8,960 से
to loss by fire 8960। तो जितना मुझे भुगतना पड़ गया, इंश्योरेंस कंपनी 5000 भुगत रही है, मैं कितना भुगत रही हूँ? P&L अकाउंट डेबिट, जो भी लॉस है मैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दूंगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 8960 minus 5000 3960। Insurance claim account debit, profit and loss account debit to loss by fire 8960। एंड सेम वे, चलो एक और चीज हम लोग करते हैं, गुड्स ड्राइंग किया आपने, तो आप घर यदि गुड्स लेके जाते हो और उसमें भी यदि जीएसटी की एंट्री है तो आप कैसे करोगे? यदि क्वेश्चन आपको बोल रहा है गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 जो आपने विड्रॉ किए, गुड्स वर्थ रुपीज 10,000, मार्केट वैल्यू 11,000 वर टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। पहली बात, मार्केट वैल्यू ज्यादा है, हमको कुछ नहीं करना है, ड्राइंग तो कॉस्ट पे होती है। तो गुड्स 10,000 यदि पर्सनल यूज, इसकी एंट्री करनी है तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले गुड्स घर पे लेके गए तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, जो भी जितने भी सामान का गुड्स था, जनरल एंट्री ये होती है ना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो वैसे ही करेंगे। टू परचेज 10,000 का सामान था, लेकिन मेरे पास फ्री में नहीं आया था, मैंने टैक्स पे करके लिया था। तो जब तुम घर पे ड्राइंग करके सामान लेके जा रहे हो, वो टैक्स भी तुम ही संभालो ना, मेरे बिजनेस का थोड़ी ना। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट CGST and to input SGST, and question says GST 12% है, तो 12% मतलब 6%, that is 600, मतलब तुम्हारा ड्राइंग 10,000 नहीं माना जाएगा, तुम्हारा ड्राइंग 10,000 प्लस 600 11,200 will be taken as your drawings. 11,200 will be taken as your drawings. Okay, understood? Now rejoin and we'll do a question.